सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ मेडिकल प्रोफेशनल वरुण मल्होत्रा फ्रॉम संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू। तो हमारी जेके बॉस की एक्सप्रेस आ चुकी है। ये जेके बॉस एक्सप्रेस जो है पार्ट 2 है, यानी कि जोलॉजी पार्ट है तुम्हारी क्लास 11th का। डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो डिटेल्ड एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग? डिटेल एनालिसिस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, पीवाईक्यू का डिटेल्ड एनालिसिस देख लेंगे, सॉल्यूशंस देख लेंगे उनके साथ में। इसमें से लॉन्ग आंसर जो आते हैं तुम्हारे पास में, शॉर्ट आंसर आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। एक आपको पूरा एनालिसिस मिलकर के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लानर बता दूंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बने रहना साथ में। और ये संकल्प की जेके बोस एक्सप्रेस तभी चलाई है हमने, इसलिए ही चलाई है कि तुम्हारे जो है फरवरी में आ गए हैं एग्जाम, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो देखते हैं। देखो हमारे पास में जोलॉजी में जो तुम्हारे पास में सबसे पहला चैप्टर है दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या करना है तुम्हें? देखो क्वेश्चन बनकर क्या होगा कि बर्ड्स की जो एडेप्टेशन है वो क्या रहती है, ठीक है ना। तो वो आपने बड़े प्यार से देख लेनी है, ठीक है। किंगडम तुम्हारे पास में एनिलिडा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेना है कि एनिलिडा के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा, कि कॉर्डेटा क्यों बोला जाता है। अब देखो कॉर्डेटा जो है वो किस लिए बोला जाता था? जो वर्टिब्रे कॉलम की वजह से, है ना, कि वर्टिब्रे कॉलम होता था जिनमें उनको कॉर्डेटा बोलते थे। तो आपने इनके प्यारे से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो देख लेने हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास में कॉन्ड्रिकाइट था, इन ऑस्टिकाइट्स मतलब जो फिशेस हैं उनकी भी आपने जो है क्या कर लेनी है, एक बार देख लेनी है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती हैं, ठीक है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो कि बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, 18 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। ऑर्थोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं, तुम्हें पता होगा। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी कि अपेंडेजेस जुड़े हुए होते हैं, तो हम लोग उसको ऑर्थोपोडा बोलते हैं, राइट। इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेने हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एव्स यानी कि बर्ड्स के, वहां पर बर्ड्स की मॉडिफिकेशन देखिए, यहाँ पे बर्ड्स का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पूछा गया है, तो आपने इसके बारे में भी देख लेना है, राइट। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन जो है बनकर के आई हुई है कि हमारे पास में जो बॉडी प्लान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बॉडी प्लान के बारे में आप बता सकते हो। तो देखो ये हमने ये जो बॉडी प्लान के बारे में यहाँ पर बता करके रखा हुआ है, ठीक है ना, कि जो बेसिक बॉडी प्लान है, एक सेल एग्रीगेट वाला आ गया, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में ब्लाइंड सैक वाला आ गया, एंड थर्ड ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया। तो उन तीनों की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बना करके रखी हुई है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? तो प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, देखो तुम लोग जब प्लांट किंगडम देखते हो तो वहां पर भी तुम्हें प्लांट किंगडम सॉरी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हो तो वहां पर भी प्रोटोजोआ की हल्का सा छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है, जिसमें तुम एमीबा वगैरह देखते हो, स्लाइमोड्स वगैरह देखते हो। तो यहाँ पर आपने प्रोटोजोन्स का है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके देख लेने, जिसमें एमीबाइड्स आते हैं, फ्लैजिलेट्स आते हैं, सीलिएट्स आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमने एम्फीवियंस एंड रेप्टाइल्स जो है, एम्फीविया और रेप्टाइल, इनको भी अच्छे से इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। हेमोग्लोबिन और हेमोसाइनिन का मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, हेमोसाइनिन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, पिगमेंट के फर्क की वजह से है वैसा कुछ करके। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेना कि दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, ठीक है ना। और हमने मोलस्का जो है, जो मोलस्का के बारे में भी देख लेना कि उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। मेटामेरिज्म क्या होता है वो देखना। जब भी कभी किसी एनिमल में सेगमेंट देखने को मिलते हैं उसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा को भी अच्छे से देख लेना भाई, यहां से भी क्वेश्चन बन करके आते हैं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो आपने ये सारी चीजें देख लेनी है कि ये यहां पर आप देख रहे होंगे ये सीलोम के अकॉर्डिंगली बोला गया है ना। ये असीलोमेटा आ गया, ये सीलोमेटा आ गया, और ये सीडोसीलोमेटा आ गया, और ये सीलोमेटा आ गया। इनमें तीनों में कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेने की क्या सारी चीजें होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, राइट। फाइलम एकाइनोडर्मेटा को भी देख लेना, ठीक है। 2020 में और 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। फाइलम प्लेटियलमेंथस को देख लेना, जिसमें फ्लैटफॉर्म्स आती हैं, ठीक है। अब इसमें फाइलम मोलस्का भी देख लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बनकर क्या हुआ, 2020 में बनकर क्या हुआ, 2020 में बनकर क्या हुआ, राइट। सीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स और सीलोमेट क्या होते हैं वो भी देख लेना जब कभी देखते हो। तो मैं तुम्हें मेरा यहाँ पर ये जो संकल्प की जेके बोस एक्सप्रेस है, इसका भाई मेन उद्देश्य ये है कि आपको जो है क्वेश्चंस का ओवरव्यू दिया जा सके, राइट, कि आप क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनकर के आ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर से, राइट। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के लिए देख लेना इसके बीच में से, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारे पास में एक पॉलिप एंड मेड्यूसा जो होती हैं वो बाइमॉर्फिक देखा जाता है, मतलब दो मॉर्फोलॉजी देखी जाती हैं हमारे पास में पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो वो देख सकते हो पॉलिप एंड मेड्यूसा जो है वो क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है।
क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं। देन तुमने जो रेड सिमेट्री होती है, यानी कि एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री तुम देखते हो, तुम्हें पता है कि एक बॉडी को जब कभी डिफरेंट प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है दो इक्वल हाफ में, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एज अगर कभी एक बॉडी को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है तो उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ओके। सो देखो यहां पर अगर आप देखते हो सीडोसिलोमेट एंड हेमोसील में, अब फिर आगे क्वेश्चन बन करके आया, तो आपने ये ध्यान में रख लेना है, इनको भी अच्छे से देख लेना है, राइट। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जब चल करके आते हैं तो हमारे पास में ये पार्ट देखना जरा। यहाँ पर जैसे मान करके पूछा गया है एक क्वेश्चन, यहाँ पर भी एमसीक्यू देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? कौन है? प्लेटिपस है हमारे पास में, फ्लाइंग फॉक्स है, एलिफेंट है, व्हेल है, या प्लेटिपस है? तो हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाएगी प्लेटिपस। ठीक है, ओके। देखो जो हमारे पास में एनाटॉमी इन एनिमल्स यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स होती है एक एनाटॉमी, और एक होती है एनाटॉमी होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल यानी कि एनिमल एनाटॉमी। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में सिर्फ फ्रॉग देखना और कुछ नहीं देखना भाई। फ्रॉग के जो है करेक्टरिस्टिक फीचर देख लेना। पहले तुम्हारे पास में टिश्यू होता था, वो टिश्यू डिलीट हो चुका हुआ है, तो फ्रॉग का ये वाला पार्ट देख रहे हैं। जैसे मान लो कि फ्रॉग में हेड है, आई है, ये रही आई इसकी, ये फोर लिम्ब रहे, ये हिंड लिम्ब रहे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनकी फ्रॉग के फॉर्मूला आपने वो मॉर्फोलॉजी देख लेनी। दिस इज फ्रॉग का जो हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो ये ईसोफेगस आ गई, ये लिवर आ गया, ये स्टमक आ गया, ये उसके पास में इंटेस्टाइन आ गई, ये रेक्टम आ गया, और ये आ गया क्लोकल एपरीचर। क्लोकल एपरीचर का मतलब क्या होता है कि देखो जब कभी ये वाला जो ट्रैक है, दिस इज कौन सा रहा? यूरिनरी ट्रैक। और ये वाला ट्रैक कौन सा रहा? जीआईटी। ये रहा यूरिनरी ट्रैक। तो यूरिनरी ट्रैक और जीआईटी एक जगह पे, कॉमन जगह पर आकर के जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको क्लोकल एपरीचर बोलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन करके आता है, राइट। ये समझ में आ गया, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो यहां पर देखा जाता है कि हमारे पास में देखो यहाँ पे 2022 में क्या बनकर के आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनकर के आया कि भाई जोलॉजिकल नेम बताओ भाई फ्रॉग का और कॉकरोच का। तो भाई राणा टिग्रीना होता है जोलॉजिकल नेम फ्रॉग का, और कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, यानी कि कॉकरोच का जो है साइंटिफिक नेम रहता है पेरीप्लैंडिया अमेरिकाना। ठीक है, अब देखो बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में देखो आपने कार्ब्स पढ़ने होते हैं, प्रोटीन पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स देख लेनी है इसमें अच्छे से। ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेना है, एंजाइम देख लेने हैं। ठीक है, और एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज देख लेनी है, इनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेनी है। ठीक है भाई, सारा का सारा इन्हीं में से घूम कर के आता तुम्हारे पास में, और कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास राइबो शुगर है और डिऑक्सी राइबो शुगर है। ठीक है ना, इस बार भी एक क्वेश्चन बन करके आया था, है ना। तो वो सारी चीज़ें कि भाई हमारे पास में डिऑक्सी राइबो शुगर और राइबो शुगर में क्या फ़र्क होता है। तो भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ़र्क होता है। ये देखो हमारे पास में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इधर, और इधर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये ध्यान में रख लेना डीएनए की जो एक हेलिकल का पॉइंट, मतलब एक हेलिकल की जो लेंथ होती है, वन हेलिक्स मतलब वन कंप्लीट हेलिक्स का मतलब होता है, देखो ये वन कंप्लीट हेलिक्स का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, भाई ये याद में रख लेना। और इनकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और इनके बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसमें? वन कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का। भाई देखो डीएनए का स्ट्रक्चर तो मैं बातों में मैंने यूं ही बता दिया। ठीक है, सैकराइड्स मैंने बोला कि एक बार देख लेना कि सैकराइड्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वही ध्यान में रख लेना। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो तुम्हारी बॉडी में होते हैं, और जो मतलब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल तुम्हारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद में एंजाइम्स के बारे में देख लेना, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पर देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते क्वेश्चन बन करके आ गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम को नेम कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास में ऑक्सीडोरिडक्टेस होता है, ठीक है ना, लाइगेज होता है, ट्रांसफेरेज होते हैं, हाइड्रोलेज होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद लाइसेज होते हैं और आइसोमेरेज होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद में देखो जब ये सारी चीज़ें देख ली और इनको मतलब किस तरह से देखना कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज जरूर देख लेना। देखो प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ यार, प्रॉपर्टीज के ही क्वेश्चन बन करके आ गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं, राइट। ये समझ में आ गया। और एंजाइम्स के फंक्शन क्या होता है? भाई एंजाइम होते हैं बायोकैटालिस्ट, जो कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प कर रहे होते हैं, या कहा जा सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो अपने आप में क्या होकर के आ जाती है, रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाती है, रिएक्शन जो है वो एनहेंस हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन एनहेंस हो जाता है, राइट। ये समझ में आ गया।
ओके उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास में एमसीक्यूज भी बनकर के आए हुए हैं। जैसे मान लो कि व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड, द एसिड सोल्यूशन जो है, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स, वो क्या करता है, तो एसिड जो हमारे पास से सॉल्युबल पूल होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में साइटोप्लाज्म को। ये समझ में आ गया, ये तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट या जिसको बोलते हो तुम लोग बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट होता है, राइट। ये समझ में आ गया। देखो हमारे पास में हमारी जो संकल्प है वो CUET का बैच भी लेकर के आता है। तो जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, यानी कि जो तुम्हारे 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम तो भी 11th में, तुम 12th में आओगे, तो जो भी कैंडिडेट 12th में है, जिसने 12th के एग्जाम देने या दे चुका हुआ है, ठीक है ना, अभी जो देने ना एग्जाम दे करके जब फ्री हो जाएगा, तो हम लोग जो है वो CUET का बैच स्टार्ट करेंगे 70 डेज का, जो मार्च की 1st से हमारे पास से स्टार्ट हो जाएगा। हम जनरल टेस्ट भी देख करके कंसिडर करते हैं, जनरल इंग्लिश भी, और सारे डोमेन को कवर करते हैं। करना क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर जो भी CUET के लिए मतलब क्वेरी लेना चाह रहा है, ठीक है, वो फ़ोन करके, यहाँ पे कॉल करके अपने आप को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेरी पूरी की पूरी ले सकता है। और आना कहाँ पर है, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेज जम्मू, जो कि कच्ची छावनी में है, इसके पास में स्वास्थ्य लैबोरेटरी के पास में, ठीक है। देखो सेल वाला पार्ट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो भाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले तुमने क्या देखना है, सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या फर्क होते हैं, और सेल का स्ट्रक्चर देख लेना है। जैसे ये मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। उसके बाद में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखनी ही देखनी है भाई, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है, ये रही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके बीच में प्रोटीन होते हैं ना, इंटीग्रल प्रोटीन भी होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो बाहर की तरफ रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो पूरे के पूरे अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, और इन्हीं की वजह से मेम्ब्रेन में जो है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये देखो गोल्जी बॉडी है ना, तो गोल्जी बॉडी के लिए बोला जाता है कि गोल्जी बॉडी जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को, यानी कि मेम्ब्रेन जेनेसिस जिसको बोलते हैं, है ना, फॉस्फोलिपिड बनाता है ये, तो फॉस्फोलिपिड बना देगा तो उसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को बनाएगा। तो गोल्जी बॉडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को बनाने में भी हेल्प करता है और प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता है। और गोल्जी बॉडीज को भी एक बार देख लेना आराम से, ठीक है। ये सेल बताओ जरा, ये सेल कौन सा है भाई, ये सेल है हमारे पास में एनिमल सेल। कैसे पहचाना एनिमल सेल है, क्योंकि इसके पास में सेल वॉल नहीं है, बाहर अगर सेल वॉल होती एक्स्ट्रा से तो हम लोग इसको प्लांट सेल बोल देते, बट ये है हमारे पास में एनिमल सेल। ये समझ में आ गया। एनिमल सेल और प्लांट सेल को दोनों को एक बार देख लेना बहुत अच्छे से, सो दैट कि इनमें डिफरेंशिएशन कर लोगे तो तुम्हें एकदम से पता चल करके आ जाएगा। देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के लिए मैं बात कर ही रहा था, देखो उसका भी क्वेश्चन बन करके हुआ है कि डिफरेंशिएट करो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के सेल में क्या फर्क होता है। एक और चीज है, ऑर्गेनेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसका स्ट्रक्चर जरूर देख लेना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो पूछा जाने की संभावना बन सकती है, ठीक है ना, आराम से, कि भाई बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ही होता है, ये वाले पार्ट को हम लोग ग्रेना बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेना किससे बना होता है, थैलेकॉइड से बना होता है, और थैलेकॉइड के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, यानी कि सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा और सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, राइट। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखो यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन बनकर क्या हो कि एनालाइज द फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स द सेल शेप। भाई सेल शेप किसकी वजह से बनकर के आती है, साइटोस्केलेटन की वजह से होती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है, ठीक है ना, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की वजह से होती है, टर्गर प्रेशर होता है उनकी वजह से होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहती है, ठीक है ना, किसमें, यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में किसमें रहती है, मतलब ओपन रहती है, नेकेड में रहती है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्सेज जो होती है जो इसकी सेल को मेंटेन करके रखती हैं, सरफेस टेंशन, राइट। ये समझ में आ गया। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके पास में रहती है हमारे पास राइबोसोम, जिसकी वजह से उनको रफ सरफेस मिलती है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। वेयर जो SER होते हैं यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके पास में राइबोसोम्स नहीं होती हैं, बट वो लिपिड की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड स्टोरेज हाउस होते हैं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। इनके बारे में भी एक बार डिफरेंशिएशन देख लेनी है, राइट, कि मतलब क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हम लोग डिफरेंस करते हैं। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड की टाइप क्या होती है, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, तुम जानते हो ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, यानी कि येलो कलर हो गया या मान लो ब्लू कलर हो गया, ठीक है, वैसा कुछ करके। अगर ब्लू कलर होता है तो हम लोग उसको बोलते थे फाइकोसाइनिन, ठीक है, और अगर रेड कलर होता था फाइकोएरिथ्रिन बोलते थे, याद होगा, ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन बोलते थे। येलो कलर वाला ये हमारे पास कैरोटीन होता था, ठीक है। ब्राउन कलर वाला आपको क्या पता है, वो फ्यूकोजेंथिन होता था, याद होगा,
ठीक है, फ्यूकोजेंथिन होता था। ये क्लियर होकर क्या गया, तो ये ध्यान में रख लेना, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जरूर देखना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटीपी को बनाता है, ठीक है। पिछली बार भी क्वेश्चन बन करके आया था कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन टू बी एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई ये बच्चों वाला सवाल बन करके आता है ना, छोटी क्लासेस में भी पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, ये ध्यान में रख लेना, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है जिसके बीच में क्या प्रोसेस चल करके आता है, एटीपी को बनाने का प्रोसेस चल करके आता है, एटीपी बनकर के आते हैं। तो एटीपी करेंसी है, कौन सी वाली, एनर्जी करेंसी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये क्लियर होकर क्या आ गया, ओके। देन आपने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में क्या कर लेना, देख लेना कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या फर्क होता है। सीलिया पतले होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लैजिला थोड़े बड़े होते हैं उनसे, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये क्लियर होकर क्या आएगा, तो इनकी डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से देख लेनी है, राइट। ये क्लियर हुआ। गोल्जी बॉडीज के बारे में देख लेना, ये देखो मैंने बोल रहा था, और क्वेश्चन देखो, जो जो चीजें बोल रहा हूं भाई वो चीजें आई हुई हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, देखो 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, तो इसलिए भाई ये सारी चीजें देख लेनी है, राइट। ये समझ में आ गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन हमने इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बना करके बता दिया हुआ, राइट। ये क्लियर होकर क्या आ गया, ओके। सो देखो हमारे पास में यहां पर अगर बोले कि टोनोप्लास्ट क्या होती है, तो टोनोप्लास्ट जो है वो बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास में मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है किसकी, वैक्यूल की। वैक्यूल की जो हमारे पास जो सेल में वैक्यूल होता है, वैक्यूल बताओ कहां पर प्रेजेंट होता है, शाबाश फटाफट से बता दो। वैक्यूल देखने को मिलता है प्लांट के सेल में, किसमें, प्लांट के सेल में, ठीक है। तो प्लांट के सेल में देखने को मिलता है, क्लियर होकर क्या गया। तो वहां उसकी जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, राइट। ये समझ में आ गया, ओके। देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक होता है हमारे पास में सेल साइकिल, ठीक है, जिसमें तुम लोग सेल साइकिल में G1 फेज देखनी है, G2 फेज देखनी है, S फेज देखनी है, M फेज देखनी है, इनके बारे में सारी चीजें देख लेना, ठीक है, डिटेल में। दूसरा होता है टॉपिक होता है माइटोसिस, ठीक है ना। तीसरा होता है मियोसिस। अब मैं तुम्हें बताऊं, पते की बात बताऊं कि तुम्हारा शॉर्ट कर दूं ये वाला पार्ट, सेल साइकिल पढ़ना और सेल साइकिल के साथ बाद में सीधी मियोसिस पढ़ना, माइटोसिस जो है वो छोड़ना। मैं क्यों बता रहा हूं, देखो छोड़ने नहीं है, कैसे क्लियर होकर क्या आएगा तुम्हें पता है। जब मियोसिस होती है ना, मियोसिस 2 पार्ट में होती है, एक होती है हमारे पास में मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। जो मियोसिस सेकेंड होती है वो बिल्कुल एक जैसी देखने को मिलती है, किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। जो मियोसिस सेकेंड होती है वो किसकी तरह सिमिलर होती है, किसकी तरह रिजेंबल होती है, माइटोसिस की तरह, मतलब माइटोसिस की तरह, ठीक है। तो इसलिए जब आप मियोसिस कर लोगे ना तो आपके पास माइटोसिस अपने आप कवर होकर के आ जाएगी भाई, ठीक है। तो मियोसिस को आराम से पढ़ना, मियोसिस की जितनी भी फेजेस हैं उनको सबसे आराम से पढ़ना। तुम्हें पता है मियोसिस 1 में क्या होती है, मियोसिस 1 में 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। मियोसिस सेकेंड में भी 4 फेज होती हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो लॉन्गेस्ट वाली होती है, उसमें जो है 5 फेजेस बनकर के आती है, जिसको बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आराम से देख लेना भाई, इनमें से क्वेश्चन बनकर के आते हैं, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पूछा जाता है कि भाई मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी पूछा जाता है, मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में जो है वो फर्क पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में, राइट। ये समझ में आ गया। देखो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड सेल साइकिल, मैंने तुम्हें बता रहा हूँ जो चीज़ें बता रहा हूँ टॉपिक वो बड़े प्यार से कर लेना भाई, मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन बन करके आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे पूछ करके पूछा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना कि हमने MCQ भी बनाए रखे हुए ना। तो मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस में क्या बनकर के आता है भाई, मियोसिस में जो है रिप्रोडक्शन होती है और ऑफ गैमेट्स होता है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन होता है और ऑल ऑफ द भाई सारी ऑप्शन आकर के आएंगे, ये ध्यान में रख लेना, इसमें सारी ऑप्शन बनकर के आएंगे। क्योंकि मियोसिस होती है तो गैमेट्स बनकर के आते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ होकर के आएगा, और कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। क्लियर होकर के आएगा। अब देखो यहाँ पर है कि सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा वो किस फेज में होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है G0 में होना चाहिए, G0 फेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। क्यूसेंस फेज भी बोला जाता है उसको एक तरह से, ठीक है, जिसमें सेल का एनवायरमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं है उसको डिवाइड करने के लिए, यहाँ उसको रोक रहा है। क्लियर होकर के आ गया। देखो अब हमारे पास में स्टार्ट होती है भाई हमारे पास में ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो में सबसे पहला पार्ट क्या आता है हमारे पास में, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, जिसको तुम लोग पल्मोनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। पल्मोनोलॉजी जो है वो लंग्स की स्टडी के लिए बोला जाता है भाई। यहाँ पर सबसे पहले तुमने ब्रीदिंग वाला पार्ट पढ़ लेना कि ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है ना। ब्रीदिंग में जो तुम्हारे पास में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो देख लेने हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देख लेने हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देख लेने हैं, इनकी कैपेसिटीज देख लेनी है, ठीक है।
और एक हमारे पास में सिग्माइड ग्रोथ कर्व बन करके आती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको देख लेना है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये बताती है कि भाई हमारे पास में कितने प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हमारा हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना ना, हमारी सैचुरेशन कितनी होती है, हेमोग्लोबिन जो है ये भी ध्यान में रखना 97% ही सैचुरेशन कर पाता है। 3% ऑक्सीजन तो किसमें चले जाती है, प्लाज्मा में चले जाती है, ये पता तुम्हें, ठीक है। ओके उसके बाद में देखो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन क्या होती है वो देख लेना, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन किस तरह से होती है वो उनका डिटेल में देख लेना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखना है कि हमारे पास में डायफ्राम, देखो डायफ्राम एक हमारे पास में मस्कुलर सेप्टम होता है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी की मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से इंसान आराम से जो है वो ब्रीदिंग कर पाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन देखना है, मैंने तुम्हें पहले बोला, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन भी देखना है, ये आराम से देख लेना। देखो इनहेलेशन पे भी क्वेश्चन बन करके आई हुई है और एक्सहेलेशन पे भी क्वेश्चन बनाई हुई है, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद में बोलता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखो भाई गैसेस पहले हमारे पास में एयर किसके पास में जाती है, नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल से होकर के हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास में, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स के पास में पहुंचती है, एल्वियली के पास में पहुंचती है, एल्वियली से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन जो डिलीवर कर दी जाती है आरबीसीज को, और आरबीसीज आगे ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी के पास में ले जाता है। वेयर एज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज कर दी जाती है प्रॉपर किसके पास में, एल्वियली के पास में, एल्वियली से फिर दोबारा आ जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सेल कर दी जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है भाई, ब्रीदिंग होता है मैकेनिज्म, वेयर एज रेस्पिरेशन होता है मेटाबॉलिज्म, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इनको एक बार डिटेल में देख लेना कि क्या सारी चीजें होती है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जब भी तुम देखते हो तो उनमें डिफरेंशिएशन करना तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इसमें फर्क क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था तुम्हें कैपेसिटीज के बारे में देखना, वाइटल कैपेसिटीज के ऊपर क्वेश्चन बन करके आया हुआ, वॉल्यूम्स के ऊपर बन करके आया हुआ, ये देखो वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, राइट, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया, ओके। उसके बाद में देखो यहां पर जैसे कि ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर होती है, स्पायरोमीटर नाम की एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग ये वॉल्यूम पता लगा सकते हैं कि इसके लंग्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो हमारे पास में जो भी कैंडिडेट जो 12th के एग्जाम देगा, मतलब देखो अभी इस बार तुम लोग सब लोग परेशान हो है ना कि भाई इतनी जल्दी क्यों कर लिया, इतनी जल्दी क्यों किया, फेब में तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं। भाई फेब में एग्जाम हो रहे हैं ना, तुम लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि तुम मार्च में फ्री हो रहे हो, ठीक है, मार्च में फ्री हो रहे हो, और पेपर कब है हमारे पास में, 5 मई को पेपर है। तो तुम्हारे पास में देखो मार्च का पूरा मंथ पड़ा हुआ है तुम्हारे पास में, अप्रैल का पूरा मंथ पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्च और अप्रैल को यूटिलाइज कर लो ना प्रॉपर तरीके से। तो भाई क्रैश से होगा क्रैक, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्रैश से होगा क्रैक। कभी अपने आप को कम मत समझना। जो भी लोग जो है वो 12th में हैं और 12th के पेपर देने हैं जिनको, और वो चाह रहे हैं कि वो नीट देना चाह रहे हैं, तो हमने जो क्रैश कोर्स जो स्टार्ट कर रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स तुम लोगों के लिए। उसमें तुम्हें स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, और स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 मार्च से ही स्टार्ट करेंगे। तो डोंट वेस्ट द टाइम, ये रहे नंबर भाई, इन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना है कि भाई हमारे पास में कब एडमिशन हमें स्टार्ट होगी, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आना कहां पर है, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू में आना, जो कि स्वास्थ्य लेबोरेटरी के पास में, कच्ची छावनी जम्मू में, ठीक है। उसके बाद में देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि जिसको हम लोग कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियो डिपार्टमेंट में आपने क्या करना है, देखो कार्डियो डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। कार्डियो डिपार्टमेंट में सबसे पहले डबल सर्कुलेशन तो पढ़ ही लेना भाई, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, इसमें क्वेश्चन बन करके आता ही आता है डबल सर्कुलेशन में, ठीक है। उसके बाद में डबल सर्कुलेशन के साथ में आर्टरीज एंड वेन के बारे में पढ़ लेना कि आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक और चीज देख लेना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्क देख लोगे, डिफरेंस देख लोगे, इसमें क्वेश्चन बन करके आता है। लो भाई डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा था, ये लो डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। अब देखो डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, ये रहे तुम्हारे लंग्स, लंग्स से जो है हमारे पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके पास में, ये रहा तुम्हारे पास में लेफ्ट आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी से आता है किसके पास में, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास में चला जाता है, आयोटा के पास में, आयोटा किसके पास में आ गया, बॉडी के पास में, बॉडी ने यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड किस में एंटर कर दी, ब्लड में, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंटर करेगा, हमारे पास में राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से किससे हमारे पास में राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से किसके पास में चला जाता है, हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी के पास में, और पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास में चला जाता है, लंग्स के पास में। तो इसी को बोलते थे डबल सर्कुलेशन। भाई डबल सर्कुलेशन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में क्वेश्चन बन करके आता है, ये प्यारी सी डायग्राम बना रखी हुई, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या होती है, वो सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर अगर तुम देखते हो तो
ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है भाई? ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरह का फ्लूइड की तरह होता है, ठीक है। देखो ब्लड को जो है हमारे पास में प्लाज्मा में सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। प्लाज्मा में आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं ना, वो प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो इसलिए इनको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि ये पूरी बॉडी को क्या कर होते हैं, कनेक्ट कर होते हैं। भाई डबल सर्कुलेशन का देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन फिर से बन करके आया, डबल सर्कुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो करके जानी ही जानी है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। एक और देखो ईसीजी जो है वो डिपिक्ट करता है डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, ठीक है ना। तो ईसीजी में जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता है, वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड, कौन सी नहीं होती? तो रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है भाई, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया जो हमारे पास में ये बना करके दी हुई है हमारे पास में, कौन सी वाली पार्ट? बी वाली पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसको हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी में ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर देख लेना है तुमने। ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर देखने के साथ साथ में तुमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना ही देखना। देखो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर कोई क्वेश्चन बन करके आती ये देखो नेफ्रॉन के ऊपर स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, कब बन करके आया हुआ? 19 में बन करके आया हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो किडनी का स्ट्रक्चर देख लेना एक बार कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये किडनी की डायग्राम बना करके बताई हुई है हमने, इसको पूरे लेबल तरीके से बनानी है, ठीक है ना। फिर एक होता है तुम्हारे पास में काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसको जरूर पढ़ करके जाना भाई। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है कि जो तुम्हारी बॉडी में यूरिन बन रहा है वो किस तरह से कंसंट्रेशन होकर के आता है, कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस होकर के आता है, सो दैट कि डाइल्यूटेड यूरिन ना बने, राइट। ये समझ में आ गया। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख करके जाना, ये रही ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम, तुमने छोटी क्लासेस में भी देखी होती है, अब भी देख करके जानी है, बड़ी मस्त तरीके से वहां पर बनानी है और उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या सारी चीजें होती है, राइट। ये समझ में आ गया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ करके जाना है, देख कर बनाना आना चाहिए और वहां पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में हमारे पास में 3 तरह के वेस्ट होते हैं ना, एमेनोटेलिक, नाइट और उसके बाद में यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इनके बारे में देख लेना कि क्या क्या चीजें होती है, राइट, ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। फिर किडनी के बारे में पूछा गया है, राइट। अब देखो यहां पर जैसे पूछा गया कि हेल्दी एडल्ट एक्सक्रीट्स एन एवरेज ऑन एन एवरेज कितने ग्राम ऑफ यूरिया, तो दैट इज हमारे पास में 12 से 24 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो पर डे जो है वो क्या होता है, एक्सक्रीट होकर के आता है, राइट। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है ना। अब देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में तुमने सबसे पहले इसमें देखने हैं मसल्स, भाई क्या देखने हैं? मसल्स। और मसल्स की क्या देखनी है? टाइप्स, ठीक है, ये देखनी है मसल्स की टाइप्स देखनी है। उसके बाद में तुमने पढ़ने जॉइंट्स, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तुम्हें पूछते हैं, ठीक है ना, और जॉइंट्स की टाइप्स, ठीक है, जॉइंट्स की टाइप्स क्या होती हैं, वो सारी चीजें। अब देखो यहां पर भी अगेन क्वेश्चन बन करके आया, मसल और हमारे पास स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में क्या फर्क होता है। तो जब तुम ये मसल और मसल की टाइप पढ़ लोगे तो उसमें से बन करके आ जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे पास में बड़े आराम से, ठीक है। फिर अगेन मसल की ही कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो होती है, जिसमें कि मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बारे में क्वेश्चन बन करके आता है। तो जब अगेन मसल पढ़ते हो तो उसमें ये सारी चीजें भी पढ़नी है, सो दैट कि यहाँ से क्वेश्चन बन करके आ सके, ठीक है। जॉइंट के बारे में पूछा गया, देखो भाई जो जो चीजें बोल रहा हूँ ना उन चीजों पर बोर्ड में क्वेश्चन बन करके आए। जॉइंट और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो तुम जॉइंट और उसकी टाइप्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। मसल्स के बारे में पूछा गया, देखो सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। जब जॉइंट्स पढ़ोगे तो उसमें सिनोवियल जॉइंट्स पढ़ने हैं और सिनोवियल जॉइंट्स की उसके फंक्शन देख लेने की किस तरह से ये काम करते हैं, राइट। ये समझ में आया। उसके बाद में देखो ये यहां पर देखना जरा एक क्वेश्चन कि नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट जो है वो कौन सी एग्जांपल होती है। तो भाई नी जॉइंट और जो एल्बो जॉइंट होता है वो हमारे पास में हिंज जॉइंट की एग्जांपल होती है। किसकी होती है? हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट होता है जो एक तरफ मूवमेंट कर पाता है, मतलब जैसे मान लो यहां की तरफ मूवमेंट कर पाएगा। जो तुम्हारा डोर होता है ना, डोर को हिंज लगे होते हैं, ठीक है, एक साइड पे, जिसकी वजह से तुम डोर को ओपन कर सकते हो, डोर को क्लोज कर सकते हो। तो हिंज जॉइंट ये कहां पर देखने को मिलता है? नी में और हमारे पास में एल्बो में। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन करके आती है, बहुत बार बन करके आई हुई है, ठीक है। देखो हमारे पास में संकल्प में एडमिशन ओपन हो रखी हुई है, किसके लिए? 8th से लेकर के 12th तक के लिए, इवन ड्रॉपर्स के लिए भी। जिसने जो भी कोई कैंडिडेट मान लो जिसने 12th के एग्जाम दिए हैं और वो चाह रहा है कि मैं अच्छे नंबर लेकर के मैं जो है नीट में जो है स्कोर करूं, अच्छा स्कोर करूं और अपना मतलब ड्रीम जो मेडिकल कॉलेज है उसको अचीव करूं, तो भाई करना क्या है? ये नंबर पड़ा है नीचे, ये भी नंबर पड़ा है, इन दोनों नंबर पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी कर लेनी है कि भाई कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। आना कहाँ पर है? आना है संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू में, जो कि कच्ची छावनी में है, नियर स्वास्थ्य लेबोरेटरी के पास में। हम लोग नीट भी कंसिडर करते हैं बैच, जेडब्ल्यू भी कंसिडर करते हैं, सीयूटी के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि सीयूटी भी हम लोग कंसिडर करते हैं। बोर्ड्स लेवल के साथ में हमारा नीट और बोर्ड्स लेवल के साथ में जेडब्ल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा होता है और ओलंपियाड्स की भी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, राइट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्या?
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना है और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर देखने के बाद में उनको पूरा स्ट्रक्चर को लेबल्ड करना आना चाहिए कि लेबल्ड क्या होता है, कैसे लेबल्ड करना है, क्या सारी चीज़ें उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। देखो भाई ये मैंने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बना करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, इनके बारे में देख लेना है। रिफ्लेक्स आर्क होती है पाथवे जो कि तुम्हारा सिग्नलिंग लेकर के जाने में जो बना करके आ रहा है। मान लो कि एक मतलब हम लोग बोलते हैं कि कोई स्टिमुलस मिला और स्टिमुलस गया किसके पास में, सीएनएस के पास में, है ना, और सीएनएस से किसके पास में वापस आया, बॉडी के पास में आया, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, पूरा जो रिस्पॉन्स जाकर के पूरा कलेक्टिवली उसका रिस्पॉन्स बन करके आ रहा है, उसको हम लोग पाथवे को बोलते थे रिफ्लेक्स आर्क, और जो तुम एक्शन बोलते थे उसको बोलते थे रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो तुमने हॉट प्लेट पर हाथ रख दिया और गलती से हॉट प्लेट पर हाथ रखा, तुम फटाफट से हाथ उठाओगे ना, तो भाई वो जो हाथ उठाया ना तुमने हॉट प्लेट पर रखने की वजह से, उसको बोलते थे रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथवे पूरा का पूरा मैसेजिंग गई, तुम्हारे हाथ से गई तुम्हारी बाजू के, तुम्हारी बाजू से गई तुम्हारे दिमाग के पास में, और तुम्हारे दिमाग ने बोला भाई घर में छोड़ दे इसको, ठीक है ना। तो वो जो पाथवे था, वो पाथवे क्या था, उस पाथवे को बोलते थे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, और जो एक्शन करा उसको बोलते थे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये समझ में आएगा। ये देखो भाई यार, मैं देखो कितना मतलब जो भी सारी चीज़ें तुम हमारे साथ में बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी तुम्हारे पास में, देखो मैंने पहले तुम्हें बताई थी, यहाँ पर हॉट प्लेट की एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बना रखी हुई है, ठीक है, कि हॉट प्लेट को टच किया और इसने अपना हाथ उठाया और ये जो पाथवे बन करके आ रहा है पूरा, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क, और जो तुमने करा एक्शन करा दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया। न्यूरॉन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन के बारे में देखना ही देखना है कि न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरॉन की क्या सारी चीज़ें। ये डेंड्राइट्स होते हैं, तुम्हें पता है, ये सेल बॉडी होती है, ये न्यूक्लियस होता है, ये एक्सॉन हिल होता है। अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं कि एक्सॉन हिल क्या होता है, बोलना ट्रिगर पॉइंट होता है। क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट होता है, यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सॉन है। माइलिन शीथ भी होती है, ठीक है ना, ये रही माइलिन शीथ, और इसमें श्वान सेल्स भी होते हैं, और नोड ऑफ रणवीर वहां पर, जहां पर दूसरे न्यूरॉन भी यहां पर आकर के अटैच हो रखे हुए, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या है, ओके। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुमने क्या करना है, देखो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके फंक्शन देखने हैं। जितने भी ग्लैंड्स है पहले तो ग्लैंड्स देखने और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन देखने ही देखने हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको देख लेना है, राइट। और उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, वो देखना है। उसके बाद में हार्मोन क्या होते हैं, और हार्मोन जो है उनका क्या फंक्शन होता है। हार्मोन को हम लोग केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। क्यों केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, बिकॉज देखो ये क्या करते हैं, इनके पास में एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है जो इन्होंने किससे करवाना होता है, एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया से करवाना होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी बोला जाता है। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी फंक्शन देख लें। देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका रोल मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करता है, जो कि मेल हार्मोन है। वेयर एज फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एग सेल को रिलीज कराने में हेल्प करता है, राइट। ये समझ में आ गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये तुमने देख लेने हैं, ठीक है। उसके साथ में तुमने ये देख लेना है, जैसे मान लो कि एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एंटी डायूरिटिक हार्मोन बोलते हैं भाई इसको, एडीएच को एंटी डायूरिटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है विच ऑफ द सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है, इंसुलिन बनाता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बनाते हैं, बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या गया। तो देखो हमारे पास में जो भी कैंडिडेट चाह रहा है कि ये देखो हमने जितना भी कंटेंट हमने बना रखा हुआ, ये किताबें हमारी बुक्स बन रखी हुई है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है, बायोलॉजी की भी है, इंग्लिश की भी है। जो भी कैंडिडेट चाहता है इनको इनमें से कंटेंट को परचेज करना है, इन्हें खरीदना, तो वो नंबर दिए होंगे हमारे पास में, उन नंबर पे आपने क्या कर लेना है, कांटेक्ट कर लेना है, आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको घर में आपको मिल जाएंगी ये किताबें। और साथ में तुम ये भी क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास में जो वेबसाइट है संकल्प की, वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, वहाँ से भी इनके लिए अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो, ठीक है।